फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में रिस्पिरेटरी सिस्टम को कवर करने वाले हैं। आज हम देखेंगे रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, मतलब कि श्वसन तंत्र क्या होता है। तो इस वीडियो को हम एनिमेशन के थ्रू समझेंगे। तो आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो में बने रहिए एंड वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट बनी रहे एंड वीडियो आपको अच्छी समझ। स्टार्ट करते हैं हम दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं, प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ऑक्सीजन ही हमारे द्वारा खाए गए ऑक्सीडेशन करके और एनर्जी प्रदान करता है। भोज्य पदार्थों के ऑक्सीडेशन की इसी प्रोसेस को रिस्पिरेशन कहते हैं हम। चूँकि ये सारा प्रोसेस हमारे लंग्स के द्वारा होता है, इसलिए इसे पल्मोनरी रिस्पिरेशन कहते हैं। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन का ब्लड में मिलना एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड का बाहर निकलना शामिल होता है। ब्लड के द्वारा इन ऑक्सीजन प्रत्येक सेल तक पहुंचाता है। मतलब मानव के शरीर का रिस्पिरेटरी सिस्टम कई ऑर्गन से बना होता है। रिस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर वह सभी ऑर्गन्स होता है जिसके अंदर एयर का आदान प्रदान होता है, जैसे हो गया नोस मतलब नसिका, नसल पैसेज, फेरिनेक्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लंग्स। तो चलिए दोस्तों, हम फर्स्ट बात करते हैं नसल पैसेज के बारे में। तो देखिए, नसल पैसेज के द्वारा ही एयर बॉडी के अंदर इंटर करता है। नसल पैसेज में ही म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, जो प्रतिदिन 1/2 लीटर म्यूकस सिक्रेट करता है। दोस्तों, जो म्यूकस होता है वह धूलकण, बैक्टीरिया, माइक्रोब्स होते हैं, जो भी वो शरीर में इंटर करने से रुकता है। सेकंड समझते हैं हम फेरिंग्स को। ग्रेसनी नसल पैरिस के डायरेक्ट नीचे होता है, जो कि रिस्पिरेटरी सिस्टम के साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट होता है। मतलब फेरिंग्स एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पर एयर तथा फूड दोनों आते हैं, और इसके बाद एयर तथा फूड का पाइप होता है वह अलग अलग हो जाता है। थर्ड बात करते हैं हम लैरिंग्स की, जिसको हम वॉइस बॉक्स भी बोल सकते हैं। लैरिंग्स फेरिंग्स के तथा ट्रेकिया को जोड़ता है, मतलब कि उन दोनों के बीच में होता है, जिसका मुख्य कार्य साउंड प्रोड्यूस करना होता है। लैरिंग्स के अंदर वोकल कॉर्ड होता है। जब इस वोकल कॉर्ड के ऊपर से एयर का तेज फ्लो होता है तो यह वाइब्रेट करने लगता है और इससे अलग अलग साउंड प्रोड्यूस होता है। लैरिंग्स के प्रवेश द्वार पर एक पत्ती के समान वॉल्व होता है, जिसे हम एपिग्लॉटिस बोलते हैं। जब भी कुछ निकलना होता है तो एपिग्लॉटिस ट्रेकिया के द्वार को बंद कर देता है, जिससे कि फूड ट्रेकिया में नहीं जा पाता है। फोर्थ हम देखते हैं, ट्रेकिया को समझते हैं। ट्रेकिया लैरिंग्स से आगे चलकर थोरेसिक कैविटी में इंटर कर जाती है। थोरेसिक कैविटी का मतलब जो होता है चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी का जो टोटल होता है उसे हम थोरेसिक कैविटी बोलते हैं। ट्रेकिया जैसे ही थोरेसिक कैविटी में इंटर करता है, यह 2 ब्रांच में डिवाइड हो जाता है, जिन्हें हम प्राइमरी ब्रोंकाई कहते हैं। राइट ब्रोंकाई 3 ब्रांचेस में डिवाइड होकर राइट साइड के लंग्स में एंटर कर जाता है, जबकि लेफ्ट ब्रोंकाई केवल 2 ब्रांच में डिवाइड होकर लेफ्ट लंग्स में एंटर कर जाता है। दोस्तों, ट्रेकिया जो है उसकी कुल लंबाई करीब 10 से 11 सेंटीमीटर होता है। ट्रेकिया का वॉल्व पर 1620 सी शेप के बने कार्टिलेज के रिंग होते हैं, जिसका काम ट्रेकिया को सिकुड़ने तथा चिपकने से बचाने का होता है। तो चलिए नेक्स्ट समझते हैं, लंग्स के बारे में हम देख लेते हैं। लंग्स को हिंदी में हम फेफड़ा बोलते हैं। लंग्स हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम का एक इम्पोर्टेंस कंपोनेंट या इम्पोर्टेंस होता है, जो कि लंग्स हार्ट के दोनों तरफ एक पेयर में होता है। राइट लंग्स लेफ्ट लंग्स के कंपेयर में थोड़ा बड़ा होता है। लेफ्ट तथा राइट लंग्स दोनों एक मेम्ब्रेन द्वारा घिरा होता है, जिसे हम प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। दोस्तों, जो दोनों लंग्स होता है फेसियर के द्वारा लोब्स में डिवाइड होते हैं। यहाँ पर फेसियर का मतलब क्या होता है समझते हैं। एक डबल फोल्ड होता है जो कि लंग्स के एक्सपेंशन को हेल्प करता है। जो हमारा राइट लंग्स होता है वह 3 लोब्स में डिवाइड होता है, सुपेरियर, मीडियल और इन्फीरियर। तथा जो लेफ्ट लंग्स होता है वह हमारे 2 लोब्स में डिवाइड होते हैं, सुपेरियर तथा इन्फीरियर लोब्स। जैसा कि दोस्त हम बात किए थे, ट्रेकिया से जैसे ही एयर आगे बढ़ता है वह 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिसे हम ब्रोंकाई बोलते हैं, और यह ब्रोंकाई लेफ्ट तथा राइट लंग्स में इंटर कर जाता है। यह ब्रोंकाई लंग्स में जाकर स्मॉल पार्टिकल्स में बढ़ जाता है। राइट लंग्स के ब्रोंकाई 3 लेयर में डिवाइड होता है, तथा जो लेफ्ट लेयर के डिवाइड होता है वो 2 लेयर में डिवाइड होता है। ये ब्रोंकाई आगे चलकर ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होते हैं एंड ब्रोंक्यूल्स के अंत में ही सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब थाइली नुमा स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम एल्वोलाई मतलब कुपिका बोलते हैं। इसी एल्वोलाई में गैसों का एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से बाहर निकलता है तथा ऑक्सीजन ब्लड में मिलकर सेल तक पहुंचाता है। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं एल्वोलाई
में गैसों का एक्सचेंज कैसे होता है। एल्वोलाई में प्रेजेंट ऑक्सीजन का जो प्रेशर होता है वह 104 mmHg होता है, जो कि ब्लड वेसल में 40 mmHg होता है, जिसके कारण एल्वोलाई में प्रेजेंट्स जो ऑक्सीजन होता है वह निकलकर ब्लड वेसल्स में चला जाता है। वहीं एल्वोलाइट में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर 40 mmHg होता है, जबकि ब्लड वेसल्स में इसका जो वैल्यू होता है वह 45 mmHg होता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड वेसल्स से निकलकर और एल्वोलाई में आ जाता है और उसके बाद हमारे शरीर में से बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम रिस्पिरेटरी प्रोसेस के पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है एक्सटर्नल रिस्पिरेशन, मतलब बाह्य श्वसन। सेकेंड है हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, मतलब गैसों का शरीर में परिवहन। और थर्ड है हमारा इंटरनल रिस्पिरेशन, मतलब कि सेलुलर रिस्पिरेशन, मतलब कि इंटर रिस्पिरेशन को सेलुलर रिस्पिरेशन भी बोला जा सकता है। तो चलिए हम इसे एक एक करके समझते हैं। अब तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं एक्सटर्नल रिस्पिरेशन को, बाह्य श्वसन को हम समझते हैं। देखिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म को तथा एनवायरनमेंट के बीच जो भी ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का आदान प्रदान होता है उससे ही एक्सटर्नल रिस्पिरेशन कहते हैं हम। तो दोस्तों हम एक्सटर्नल रिस्पिरेशन के दो पोर्शन होते हैं, एक ऑक्सीजन का शरीर में अंदर आना एंड दूसरा जिसे कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से बाहर जाना, जिसे एक्सपायरेशन बोलते हैं हम। तो दोस्तों जब हम सांस लेते हैं तो आसपास के एनवायरनमेंट से हमारे शरीर में 78.09 नाइट्रोजन तथा 1 ऑक्सीजन तथा 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स तक पहुंचता है, तथा जब हम सांस छोड़ते हैं तो एक्सपायरेशन के समय हमारे शरीर से 78.09 नाइट्रोजन, 70% ऑक्सीजन एंड 4% कार्बोहाइड्रेट बाहर निकलता है। यहाँ पर एक समझने वाला बात है, एक चीज़, नाइट्रोजन में कोई चेंजेस नहीं होता है, मतलब नाइट्रोजन जितने अंदर जाता है उतने ही बाहर निकल आता है वह। तो दोस्तों जब हम सांस छोड़ते हैं तो वह लगभग 400 मिलीलीटर बॉटल प्रतिदिन हमारे बाहर निकलता है। तो अब हम बात करते हैं सेकेंड, मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस, मतलब गैसों का शरीर में परिवहन। तो हम देख लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस कैसे होता है, मतलब जो ऑक्सीजन होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड है वह कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब वह एक प्लेस से दूसरे प्लेस में कैसे जाता है। चलिए समझ लेते हैं हम इसे। ऑक्सीजन का लंग्स से शरीर के सभी सेल तक पहुंचना तथा कार्बन डाइऑक्साइड तक लंग्स से पुनः वापस आने की प्रोसेस जो है उसे हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस कहते हैं। ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन हमारे ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा होता है, जिसमें कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन ब्लड में पाए जाने वाले रेड मतलब हीमोग्लोबिन्स के द्वारा होता है। हीमोग्लोबिन्स एक आयरन युक्त प्रोटीन होता है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो कि ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है एंड सेल तक पहुंचता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जैसे ही सेल तक पहुंचता है यह दोनों ब्रेक हो जाता है और ऑक्सीजन सेल के अंदर इंटर कर जाता है। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन सेल से लंग्स तक 3 प्रकार से होता है। फर्स्ट है हीमोग्लोबिन के द्वारा, सेकेंड से मतलब इससे 10 से 23% तक कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है। सेकेंड है प्लाज्मा के द्वारा, ब्लड प्लाज्मा में जो वाटर प्रेजेंट होता है उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड रेड करके कार्बोनिक अम्ल बनाता है और इसी रूप में 7% कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। थर्ड है हमारा बाइकार्बोनेट्स के रूप में। बाइकार्बोनेट्स के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग 70% लगभग एक ट्रांसपोर्टेशन होता है। यह हमारे ब्लड के ट्रांसपोर्टेशन में, सोडियम के ट्रांसपोर्टेशन में पोटेशियम बाइकार्बोनेट तथा सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता है, जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो चलिए हम नेक्स्ट समझ लेते हैं इंटरनल रिस्पिरेशन, यानी कि आंतरिक श्वसन या सेलुलर रिस्पिरेशन भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं सेलुलर रिस्पिरेशन क्या होता है। तो देखिए, फूड के डाइजेशन के बाद हमें ग्लूकोज मिलता है, मतलब हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है जो ब्लड की हेल्प से सेल तक पहुंचता है, जिसे कि हमें पीछे हम अभी देखे हैं। तो इस ग्लूकोज का सेल में ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीडेशन किया जाता है, जिसके बाद हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर तथा एनर्जी प्राप्त होता है। इस प्रोसेस की हम सेलुलर रिस्पिरेशन बोलते हैं। तो दोस्तों सेलुलर रिस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस के कारण दोनों ही कंडीशन के में प्रेजेंट होता है। सेलुलर रिस्पिरेशन को हम 2 पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट एनारोबिक रिस्पिरेशन जिसको अनाक्सी श्वसन कहते हैं, सेकेंड है एरोबिक जिसको ऑक्सी श्वसन कहते हैं हम। तो दोस्तों इन रिस्पिरेशन को समझने से पहले हम ग्लाइकोलिसिस को प्रोसेस को समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों ग्लाइकोलिसिस सेलुलर रिस्पिरेशन की फर्स्ट स्टेज है जो कि साइटोप्लाज्म में होता है। यह एरोबिक तथा इनएरोबिक दोनों प्रोसेस में होता है। इस प्रोसेस में ग्लूकोज का
पार्शल ऑक्सीडेशन होता है, जिसके बाद ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल टूटकर पायरोबिक 2 मॉलिक्यूल बनाता है। इस प्रोसेस से जो ऊर्जा जो प्राप्त होती है, इस प्रोसेस से जो ऊर्जा निकलती है उससे 4 ATP मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। यहाँ पर ATP का मतलब होता है एडिनिसो ट्राइनेसोफिट, जो कि एनर्जी की करेंसी है। यहाँ पर 2 ATP मॉलिक्यूल यहाँ पर रिएक्शन कराने को खर्च हो जाती है, इसलिए फ़ायदा केवल 2 ATP का ही फायदा हो पाता है। ग्लाइकोसिलिसिस का खोज एमआईडिनी तथा मायरहोफ ने पार्नस ने 3 वैज्ञानिकों ने किया है, इसलिए इस रिस्पिरेशन की इस 3 स्टेज को तीनों वैज्ञानिकों के आधार पर रखा गया है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे हम समझते हैं एनारोबिक रिस्पिरेशन अनाक्सी श्वसन के बारे में। तो देखिए एनारोबिक रिस्पिरेशन में ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इस प्रोसेस में भोजन का इनकम्प्लीट ऑक्सीजन होता है तथा बहुत कम एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो दोस्तों इसमें ग्लूकोज लैक्टिक एसिड बनाता है एंड बैक्टीरिया तथा ईस्ट की सेल में थाइल अल्कोहल को बनाता है, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन, किण्वन बोलते हैं। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात हम बताने जा रहे हैं आपको। फर्मेंटेशन की हेल्प से अल्कोहल, सिरका, दही, आथा, बहुत सारी चीज़ों का निर्माण होता है, कि बनता है। सेकेंड हम बात कहते हैं एरोबिक रिस्पिरेशन ऑक्सी श्वसन के बारे में। तो देखिए एरोबिक श्वसन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और इसमें भोजन ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो यह रिएक्शन के अंत में वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड तथा काफ़ी मात्रा में एनर्जी रिलीज होता है। तो दोस्तों एरोबिक रिस्पिरेशन की प्रोसेस 2 साइकिल के द्वारा कंप्लीट होता है। फर्स्ट है हमारा ग्लाइकोलिसिस तथा सेकेंड है हमारा क्रेब्स साइकिल, जिसे हम साइट्रिक एसिड या साइट्रेट भी बोलते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं ग्लाइकोलिसिस। तो जैसे कि हम पहले बात किया है, इस प्रोसेस में ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूलर टूटकर पायरोबिक एसिड के 2 मॉलिक्यूलर बनाता है, 2 OTP प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर केवल 2 OTP मॉलिक्यूलर ही प्राप्त हो जाता है। बाकी की ATP जो एनर्जी है वह हमारे क्रेब्स साइकिल के द्वारा मिलता है, जो सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होता है। दोस्तों हम सेकंड बात करते हैं क्रेब्स साइकिल, जिसे हम साइट्रिक एसिड बोलते हैं। यह यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इस प्रोसेस में ग्लाइकोलिसिस के द्वारा पायरोबिक एसिड के द्वारा पूरी तरीके से ऑक्सीडाइड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में बदल जाता है। तो दोस्तों इस साइकिल का स्टडी हम सबसे पहले हैंस ऑफ क्रॉब्स ने किया था, इसलिए उन्हीं के नाम में इस साइकिल को हम क्रेब्स साइकिल के नाम से जाना जाता है। क्रेब्स साइकिल की पूरी प्रोसेस में पायरोबिक एसिड की एक मॉलिक्यूल टूटकर 18 ATP की एनर्जी देता है। जैसा कि हम जानते हैं ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल टूटकर पायरोबिक के 2 मॉलिक्यूलर बनाता है। अगर टोटल एनर्जी की हम बात करें तो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूलर टूटकर पायलोरिक एसिड की 2 मॉलिक्यूल बनाता है तथा ग्लाइकोलिसिस के द्वारा हमें 2 ATP प्राप्त होता है। तो इसी तरह देखा जाए तो हमें 38 ATP प्राप्त होता है। तो रिस्पिरेशन में भोजन के रूप में हमारा बॉडी सबसे पहले ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करता है। अगर हमारी बॉडी में ग्लूकोज खत्म हो जाता है तो वह फैट के साथ रिस्पिरेशन करता है। अगर फैट भी खत्म हो जाता है तो लास्ट में प्रोटीन के साथ रिस्पिरेशन करता है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो बहुत लंबा पड़ा, इसलिए हम क्वेश्चन आंसर इसमें नहीं करेंगे। तो उसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें जो है सो हम पूरा इकट्ठा करके और मिक्सअप में आपको देंगे। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चैनल को लाइक नहीं किए हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।